नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉन्टेड हिंदी यूट्यूब चैनल में। और मैं आज फिर से आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। ये कहानी सच्ची है या शायद नहीं, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसे मैं कभी भूल नहीं पाया। मेरा नाम आरव है, उम्र 28 साल, और ये सब तब शुरू हुआ जब मुझे 14 साल बाद अपने प्रेतक गांव सुलगांव वापस लौटना पड़ा। गांव की ओर जाने वाला कच्चा रास्ता बिल्कुल वैसा ही था जैसे बचपन में देखा था। धूल भरा, किनारों पर सूखे पेड़ और एक अजीब सी खामोशी। मैंने ऑटो वाले से पूछा, भैया यहाँ कोई आता जाता नहीं क्या? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, साहब जो भी गया लौट कर नहीं आया, अब तो बूढ़े बड़े बचे हैं बस। और वो खंडर, उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। मैंने खिड़की से बाहर देखा, सामने वो गांव था जहां मेरा बचपन बीता था, लेकिन अब सब कुछ वीरान लग रहा था। मैं घर पर पहुंचा तो घर पर ताला लगा था, लेकिन चाबी मेरे पास थी। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई निगाहें मुझे घूर रही हूं। दीवारों पर मकड़ी के जाले, फर्श पर धूल और एक तस्वीर मेरे दादा की। उनकी आंखें जैसे अभी भी मुझे देख रही थी। रात होने लगी थी। मैं रसोई में कुछ बनाने गया, लेकिन गैस खत्म थी। पास के बूढ़े चौधरी अंकल के पास में चला गया। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया। अरे ओ आरव, तू आ गया? उनकी आंखों में खुशी और डर दोनों थे। मैंने पूछा, अंकल सब ठीक तो है? गांव इतना सूना क्यों है? उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। बोले, उस खंडर ने सब कुछ निगल लिया बेटा। रात को मैंने चौधरी अंकल से पूरी बात पूछी। उन्होंने धीरे धीरे बताया, तेरे दादा के मरने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। खंडर जो कभी स्कूल हुआ करता था, वहां से रात को चीखें आने लगी। पहले जानवर गायब हुए, फिर लोग। सरपंच का बेटा गया था वहां। अगली सुबह उसकी लाश पेड़ से लटकी मिली थी। तब से खंडर में जाना मना है। मैंने डरते हुए पूछा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत सी बातें ऐसी होती हैं बेटा, जिनको मान लेने में ही भलाई है। मैं घर वापस आया। बिस्तर पर लेटा ही था कि अचानक एक खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ रहा हो। मैंने ध्यान दिया, आवाज ऊपर छत से आ रही थी। छत पर कोई कैसे हो सकता है? मैं डरते डरते ऊपर गया, टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मुड़ा, सामने वही दादा की तस्वीर नीचे पड़ी थी, टूटी हुई, और उस पर लाल रंग से कुछ लिखा था, वापस लौट जा। रात की उस डरावनी घटना के बाद मेरी नींद पूरी नहीं हुई। सुबह होते ही मैंने वो तस्वीर उठाई जिस पर लाल रंग से वापस लौट जा लिखा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कोई मजाक है या सच में कुछ अलौकिक। मैंने घर में कुछ और चीजें खोजनी शुरू की। जैसे पुरानी संदूक में मुझे पुरानी डायरी मिली, दादा की। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन लिखा साफ था, 25 जून 2007। आज फिर उस खंडर में वही चीखें आई। मैंने गांव वालों को मना किया, वहां ना जाएं, लेकिन लोगों का कहना है कि वहां किसी की आत्मा कैद है, शायद वही जिसकी मौत स्कूल की आग में हुई थी। मैं चौंक गया। स्कूल में आग? डायरी में लिखा था कि सन 1995 में गांव का स्कूल जल गया था। उस हादसे में एक लड़की की मौत हो गई थी, जिसका नाम कविता था। गांव वाले कहते थे कि उसकी आत्मा वहीं अटक गई है, लेकिन किसी ने बताया था कि आग किसी साधारण कारण से नहीं लगी थी। वहां बहुत सी तांत्रिक क्रियाएं की जा रही थी जो उल्टी पड़ गईं। 7 जुलाई 2007 रात को कविता की हंसी सुनाई थी, जैसे कोई बच्ची खेल रही हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने खिड़की से देखा, खंडर की ओर एक परछाई जा रही थी। मैंने डायरी बंद की और ठंड से कांप गया। अब मुझे यकीन होने लगा था कि कुछ तो वहां था। मैं चौधरी अंकल के पास फिर से गया और डायरी दिखाई। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, तेरे दादा ने कुछ छुपाया था। वो खुद वहां कुछ खोजने गए थे। कहते हैं उस लड़की की आत्मा को मुक्त करने का कोई तरीका है, लेकिन जो भी गया वो लौटा नहीं। और मेरे दादा, वो भी गए थे। उसी दिन उनकी मौत हुई, पर उनकी लाश कभी नहीं मिली। बस उनकी घड़ी और छड़ी खंडर के बाहर पड़ी मिली थी। मैंने मन बना लिया था कि मुझे उस खंडर में जाना है, सच्चाई जानने के लिए, दादा के लिए और अपने डर को खत्म करने के लिए।
रात 11 बजे मैं टॉर्च, मोबाइल और एक कैमरा लेकर निकला। गांव में सन्नाटा था। दूर से दिख रहा था खंडर जो कभी स्कूल था, अब बस टूटी दीवारें और उगी हुई घासों से ढका था। जैसे ही मैं अंदर घुसा, टॉर्च की रोशनी बार बार झपकने लगी। अचानक पीछे से एक आवाज आई, आरव। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था। मैं अंदर बढ़ा। एक कमरा ऐसा था जहाँ स्कूल की घंटी हुआ करती थी, लेकिन अब तो वो घंटी टूटी जमीन पर पड़ी थी। जैसे ही मैं उसे देखने को झुका, पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। मैंने मुड़कर देखा, गेट अपने आप बंद हो चुका था। मैंने दौड़कर गेट खोला, गेट बंद था। कमरे की दीवारों पर अचानक कुछ लिखा हुआ नजर आया, तुम लौट क्यों आए। मैंने कैमरा निकाला और कमरे में घूमते हुए रिकॉर्डिंग शुरू की। कैमरे में कुछ अजीब आया, दीवार के पास एक बिल्ली की परछाई। मैंने कैमरा हटाया, वहां कुछ नहीं था। फिर मैंने पीछे देखा, एक हल्की सी हंसी, बिल्कुल बच्ची जैसी, और धीरे धीरे कदमों की आवाज छत की ओर जाती सीढ़ियों की तरफ। मैंने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। ऊपर का कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन दीवार पर किसी ने नाखूनों से लिखा था, मैं यही हूं, मेरी आग बुझाओ। तभी मेरी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में मुझे कुछ सफेद सफेद चमकता दिखा, जैसे कोई सफेद साया हो। उसकी आंख जल रही थी, बाल बिखरे हुए थे, और वो बार बार खुदबुदा रही थी, मुझे क्यों जलाया, मैं तो बस पढ़ने आई थी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन वो आत्मा धीरे धीरे मेरे पास आई और अचानक गायब हो गई। जैसे ही मैं भागने को मुड़ा, सामने दादा खड़े थे। दादा, लेकिन वो कुछ बोले नहीं, बस इशारा किया नीचे की ओर। नीचे तहखाने में एक दरवाजा था, जिसे मैं पहले कभी नहीं देख पाया था। मैंने जैसे तैसे उसे खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था, दीवारें काले धुएं से भरी, और बीच में एक पत्थर का चौकोर ढांचा, शायद पूजा का स्थान हो। वही पास में एक कंकाल पड़ा था, लकड़ी का, और पास में एक स्कूल बैग। मैं समझ गया, यह कविता थी। उसके पास एक नोटबुक थी जिसमें लिखा था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। उस दिन मैं बस कविता प्रतियोगिता में आई थी, लेकिन तांत्रिकों ने मुझे जिंदा जला दिया, बलि के लिए। 24 नवंबर 1995। आज स्कूल में कविता प्रतियोगिता थी। मैं सबसे अच्छी कविता पढ़ने वाली थी, लेकिन अचानक मुझे दो अजनबी आदमियों ने पीछे से पकड़ लिया और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। फिर कुछ लोग आए और कुछ मंत्र पढ़े और आग लगा दी। मैं चीखी, रोई, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। मतलब ये स्कूल नहीं, बलि का स्थल बना दिया था, और दादा शायद इसी रहस्य को उजागर करने की कोशिश में मारे गए। मैंने तहखाने में उस कंकाल के पास दीपक जलाया, अगरबत्ती लगाई और वही कविता पढ़ी जो उसकी डायरी में लिखी थी। जैसे ही मैंने आखिरी लाइन पढ़ी, पूरे कमरे में हवा का झोंका आया। पीछे मुड़ा तो देखा, वही आत्मा अब शांत चेहरे के साथ खड़ी थी। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, धन्यवाद, और फिर उसकी आंखों से आंसू निकले। शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदल गया और हवा में विलीन हो गया। मैंने गहरी सांस ली, शायद आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। मैं जैसे ही तहखाने से बाहर आया, देखा गांव के लोग आग की मसाले लिए हुए। अरे, ये वही है जो खंडर में गया था, इसने ही कुछ गड़बड़ की है। मैंने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, नहीं, मैंने आत्मा को मुक्ति दी है, मैंने कोई नुकसान नहीं किया। लेकिन लोगों के मन में डर था, और हर इंसान को डर अंधा कर देता है। वो मुझे उस खंडर में बंद करने लगे। तभी चौधरी अंकल वहां पहुंचे और बोले, रुको सब, इसने वही किया जो हमें सालों पहले करना चाहिए था। फिर उन्होंने एक और चौंकाने वाली बात बताई। जिस दिन कविता की मौत हुई थी, मैं भी वहीं था। मैंने देखा कि स्कूल के हेडमास्टर ने तांत्रिकों को बुलाया था, किसी तंत्र के लिए बच्ची की बलि दी गई थी। फिर आपने चुप्पी क्यों साधी, मैंने पूछा, डर के मारे। वो लोग बहुत ताकतवर थे, लेकिन अब सब मर चुके हैं, डरने की जरूरत नहीं है। उस रात के बाद गांव में कुछ बदल गया। लोगों ने खंडर को साफ किया,
वहाँ एक छोटी सी समाधि बनाई गई कविता के नाम की। मेरे दादा की खोई हुई चीजें मुझे मिली, उनकी घड़ी, उनका पेन और एक चिट्ठी जिसमें लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुमने मेरा अधूरा काम पूरा कर दिया। तुमसे यही उम्मीद थी। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। अगले दिन गांव में एक छोटा सा आयोजन हुआ आत्मा की शांति के लिए। गांव में पहली बार इतने सालों बाद लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे, डर के बिना। मैंने वो डायरी, कैमरा और नोटबुक गांव की लाइब्रेरी को दे दी ताकि लोग जान सकें कि अंधविश्वास कितना खतरनाक होता है। मैं जब गांव छोड़ने लगा तो ऐसा लगा जैसे कोई मुझे छत से देख रहा हो। मैंने ऊपर देखा, वहां कविता की आत्मा नहीं, उसकी तस्वीर थी जो मुस्कुराती हुई। कविता की आत्मा को शांति देने के कुछ दिनों बाद गांव में फिर कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। रात में लोगों को किसी के चलने की आवाज आने लगी, कुत्ते बिना कारण भौंकने लगे और गांव की बिजली हर रात 2:30 बजे अपने आप चली जाती। मैंने सोचा, क्या आत्मा मुक्त नहीं हुई या फिर कोई और राज है। एक दिन एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई। बाबू, मैंने उस रात स्कूल में सिर्फ कविता को नहीं देखा था, उसके साथ कोई और भी था, एक और बच्चा, लड़का। लड़का? हाँ, काली आंखें वाला। वो भी उसी दिन गायब हुआ था। मैं चौंक गया। डायरी में सिर्फ कविता का जिक्र था, लेकिन अगर कोई और भी मरा था उस रात तो उसकी आत्मा भी भटक रही होगी। मैंने गांव के एक पुराने शिक्षक से स्कूल का रजिस्टर मांगा। बहुत ढूंढने के बाद उन्होंने एक फटी हुई फाइल मुझे दी जिसमें लिखा था, कविता शर्मा, कक्षा 6 उपस्थित, रघु चौहान, कक्षा 7 उपस्थित। दोनों अंतिम बार 24 नवंबर 1995 को स्कूल में देखे गए। रघु, इसका मतलब कविता के साथ रघु भी स्कूल में था, लेकिन रघु की कोई चर्चा क्यों नहीं हुई। मैंने निश्चय किया, मुझे फिर उस खंडर में जाना होगा। रात के 2 बजे मैं फिर उसी रास्ते पर था, लेकिन अब वो जगह पहले से और डरावनी थी। हवा में गंध थी, जले हुए बालों और हड्डियों जैसी। जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, मुझे एक लड़के की हंसी सुनाई दी। कविता को तो तुमने छुड़ा दिया, लेकिन मुझे क्यों भूला। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। अचानक मेरे सामने एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। एक 13-14 साल का लड़का, काले बाल, गहरी आंखें। उसने कहा, मैं भी वही था, लेकिन किसी ने मेरा नाम तक नहीं लिया। मैं भी जिंदा चल गया था और मेरी आत्मा वहीं अटक गई, अकेली, भूखी, गुस्से में। तो मैं भी मुक्ति चाहिए, मैंने कांपते हुए पूछा। अब नहीं, अब मैं किसी को मुक्त नहीं करूंगा। अब मैं सबको वहीं लाऊंगा मेरे पास। तुमने कविता को छुड़ाया, लेकिन अब तुम मेरी जगह लोगे। उसके बोलते ही कमरे में आग लगने लगी। चारों ओर धुआं और चीखें। मैं भागा, लेकिन खंडर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवार पर खून से लिखा था, भाग नहीं सकता। मैं जोर से चिल्लाया, रघु, अगर तू भी इंसान था तो इंसानियत दिखा। एक पल को सन्नाटा छा गया। रघु की आत्मा सामने आई। अब वो शांत थी। मैं कविता से बहुत जलता था, सब उसे पसंद करते थे। उस दिन मैंने खुद मोमबत्ती से पर्दे में आग लगा दी, लेकिन वो आग पूरे स्कूल में फैल गई। मैं भी फंस गया। मुझे लगा किसी को मेरी परवाह नहीं, सबने बस कविता का नाम लिया। इसलिए मैं डरावना बन गया। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो सिर्फ समझाना चाहता था। मैंने उसके लिए एक दीपक जलाया और एक वादा किया, मैं तुम्हारी कहानी भी सबको बताऊंगा। रघु रोने लगा। उसकी परछाई उजाले में बदलने लगी। उसने जाते जाते सिर्फ कहा, अब दोनों आत्माएं मुक्त हैं, लेकिन इस जगह को बंद कर दो, ये जख्मों से भरी जमीन है। फिर वो भी गायब हो गया। अगले दिन मैंने गांव वालों को सब बताया। सरपंच और चौधरी अंकल की मदद से खंडर को सील कर दिया गया। उसके बाहर एक बोर्ड लगाया गया जिसपे लिखा था, यहाँ 2 आत्माएं सैकड़ों साल भटकी, अब उन्हें शांति मिली। अंधविश्वास और नफरत को यहीं दफनाया गया है। बरसों बाद गांव में पहली बार सबने मिलकर दीपक जलाए। बच्चों ने फूलों से स्कूल की नई शुरुआत की। कविता और रघु की कहानियों ने लोगों को अंधविश्वास से लड़ने की हिम्मत दी।
मैंने गांव की एक लाइब्रेरी शुरू की जहां डर नहीं, सच्चाई रखी जाती है।